अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस और ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है। वैसे इस चैप्टर का नाम मेरी बुक में चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 बन जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। इनकी बॉडी वॉल जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें मिजोग्लिया वगैरह नहीं है। 3 लेयर जो हैं ये मखसूस बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम्स को इनके जिस्म में पैदा कराती हैं, और इसी वजह से इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आज के बाद यहाँ से जितने भी ऑनवर्ड हम सारे फाइलम पढ़ेंगे टिल मैमल्स, तो वो सब के सब जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये 3 एम्ब्रियोलॉजिकल जो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं इनमें वो बनती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ट्रिप्लो मीन्स 3, ब्लास्ट मीन लेयर्स। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वर्ड ही हमने एक्सप्लेन कर रहा है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में बात कर लेते हैं। 2000 के करीब इसमें स्पीशीज़ हैं। अगर हम इसके वर्ड को देखें तो वो ग्रीक वर्ड प्लेटीज़ जो है उससे मिलकर बना है और हिलमिन्स से मिलकर बना है। हिलमिन का मतलब है वॉर्म और प्लेटीज़ का मतलब है फ्लैट, क्योंकि इन जानदारों की बॉडी फ्लैट होती है, चपटे होते हैं, ये ग्लोबुलर बॉडी नहीं होती, इसलिए इस पूरे फाइलम के जानदारों को नाम दिया गया है प्लेटीहेलमिन्थेस। वैसे इनकी बॉडी रिबन के जैसी भी होती है, बहुत ही बारीक और पतली, थिन। इनका जो साइज़ है वो 1 मिलीमीटर तक है, या इससे थोड़ा छोटा भी है। वैसे ये 25 मीटर तक भी देखे गए हैं मैक्सिमम, अगर ये ज़्यादा ग्रो कर सकें तो। टेनियरिंकस सैजिनेटस के बारे में बात की गई है कि ये 25 मीटर तक ग्रो कर गया था और इसकी इतनी लेंथ भी हो गई थी। इनकी जो बॉडी है उसमें मीजोडर्म से एक टिश्यू बनता है जो कि एक लूज सा टिश्यू होता है। लूज टिश्यूज़ को इसलिए कहते हैं कि उसमें सेल्स टाइटली पैक्ड बहुत साथ साथ नहीं होते, और सेल्स के दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप सा भी नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा टिश्यू सबसे पहले अब इनमें बना, और फिर उसके बाद आगे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बाकी ऑर्गेनिज्म में भी पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो पाया जाता है। Depending on the species, parenchyma may provide skeletal support, nutrient storage, motility, reserve of regenerative cells, transport of materials and structural interactions with other tissues. parenchyma का अगर हम काम देखें तो उसका काम इम्पॉर्टेंट क्या है? एक तो ये कि स्केलेटल सपोर्ट को फराहम करने में मदद देता है, क्योंकि इनके जिस्म में किसी किस्म का सख्त बोन्स का बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ, स्केलेटन, स्पिक्यूल्स वगैरह का बना हुआ नहीं होता। तो इनके जिस्म में स्केलेटन की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होता है, हरकत करने में इनको मदद देता है। जो सेल्स जिनको संभाल कर रखना है, जिनको रिज़र्व करके रखना है, जिन सेल्स प्रोडक्ट्स को संभाल कर रखना है, रिज़र्व करके रखना है, उनको ये स्टोर करता है। इसके अलावा ये दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनके साथ स्ट्रक्चरल इंटरेक्शंस जो है वो, यानी कि मैसेजिंग, उनके साथ रब्त का निज़ाम जो है वो कायम रखता है। इसके अलावा ज़ाहिरी बात है कि ये एक जानदार के जिस्म का हिस्सा है, तो उनकी स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी में ये शामिल है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जनरल करैक्टर्स की, जो कि इस फाइलम में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो क्लासेस हैं, इसकी क्लास टर्बिलेरिया है, फिर मोनोजीनिया है, ट्रिमाटोडा है, सेस्टोइडिया है। तो जनरल करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये चपटे से ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम कहते हैं कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मैंने आपको अभी बताया। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब है कि इनकी बॉडी को डॉर्सल से वेंट्रल साइड की तरफ दोनों अतराफ में देखें तो दोनों तरफ से पतली सी चपटी बॉडी है, रिबन के जैसी। अगर हम देखें कि ये सीलोम के हवाले से किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं, तो ये ए सीलोमेट है, इनमें सीलोम सिरे से मौजूद नहीं है। अगर हम इनकी सिमेट्री को देखें तो ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। इन्हें हम एक इमेजिनरी लाइन से इनके जिस्म को हाफ करें तो 2 हिस्से इनके हमें एक जैसे मिरर इमेज नज़र आते हैं। ये अनसेगमेंटेड फॉर्म है। इनके जिस्म में जो छोटे छोटे खाने, कंपार्टमेंट नहीं पाए जाते, इसीलिए ऐसी बॉडी को हम कहते हैं अनसेगमेंटेड। और ये वॉर्म लाइक सुंडीनुमा भी लगते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, अदरवाइज सारे के सारे जानदार जो है वो अनसेगमेंटेड है। इनका जो गट है वो इनकम्प्लीट है, यानी उसमें 2 ओपनिंग नहीं है, एक ही ओपनिंग है, उसी से ही एंट्रेंस और उसी से ही किसी चीज़ को अगर खारिज करना है तो वो होगा। इसके अलावा इनमें सफेलाइजेशन थोड़ी सी है। सफेलाइजेशन का मतलब है कि सिर के बनने का अमल, यानी वो हिस्सा जहाँ पर ब्रेन के जैसा कोई हिस्सा मौजूद हो, गैंग्लियन मौजूद हो, जो कि नर्व सेल्स की एग्रीगेशंस होती हैं, और ज़्यादातर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हो, तो इनमें किसी हद तक थोड़ा सा
सफेलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले आपने देखा था कि हमने किसी भी जानदार को जब उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी थी, जब हमने उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना था, तो हमने हेड का जो वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा इनमें प्रिमिटिव तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करते हैं, एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट को इनके जिस्म से खारिज करते हैं और आयंस और मिनरल्स के बैलेंस को इनके जिस्म में बरकरार रखते हैं। इस चीज़ को कहते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन। फिर हर्माफ्रोडाइट है, ये हर्माफ्रोडाइट मोनोइशियस का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें दोनों तरह के ही ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों एक ही जानदार में बैक वक्त मौजूद होंगे। अब बात कर लेते हैं क्लास टर्बिलेरिया की। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों को हम कहते हैं फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, पानी वगैरह में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कुछ स्पीशीज़ रहती हैं, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मैरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों को टर्बिलेरियंस बोलते हैं। टर्बिलेरियन जो है वो कुछ प्रीडेटर्स भी हैं जो कि दूसरे जानदारों को अटैक करेंगे, किल करेंगे, उनको खाना पसंद करेंगे। स्कैवेंजर्स भी हैं जो कि डेड, डिकेइंग, टूटी फूटी, डिकम्पोज बॉडीज़ को ईट अप करना पसंद करेंगे। ये दुनिया में उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जिनको हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी यहाँ पर थोड़ी सी गर्म मरतूब आबो हवा होती है, ज़्यादा ठंड नहीं होती है। टर्बिलेरियन जो है 1 सेंटीमीटर या इससे कम ही इनकी लेंथ होती है। कुछ स्पीशीज़ जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं उनमें ग्रोथ का जो फिनोमिनन है जब खासा तेज़ हो तो 60 सेंटीमीटर भी लेंथ इनकी हो जाती है। कलर देखें तो ब्लैक, ब्राउन, ग्रे के शेड्स में ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनकी बॉडी वॉल में 3 इंपॉर्टेंट जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। एक है रॉड के जैसे रैप्टाइड्स जो कि थिक प्रोटेक्टिव म्यूकस जो है वो उसकी शीथ यानी कि एक परत, एक लेयर सिक्रीट करते हैं इनके जिस्म से बाहर, जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन मिलती रहती है, इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। दूसरी तरह के सेल्स हैं एडहेसिव ग्लैंड्स। ये सेल्स मिलकर एक ग्लैंड की शक्ल बना देते हैं जिसे हम एडहेसिव ग्लैंड कहते हैं। ये ऐसी सिक्रीशंस पैदा करता है जो कि स्टिकी नेचर होती है, जिनमें चिपकने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से इसे जब किसी चीज़ के साथ अटैच होना होता है तो ये स्टिकी सिक्रीशन की मदद से अपने आप को अटैच कर लेता है और ये सिक्रीशन भी जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। तीसरी चीज़ है रिलीजर ग्लैंड्स। ये भी मखसूस सेल से मिलकर बने हुए हैं ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, जिस सिक्रीशन से इनकी बॉडी ने अपने आप को अटैच किया था, एडहेसिव ग्लैंड की वो सिक्रीशन थी, उससे अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और आराम से आज़ाद हो जाते हैं जिस भी चीज़ के साथ इनको जुदा होने की ज़रूरत थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेनेरिया का इन्होंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया है। प्लेनेरिया जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट जानदार है जो कि क्लास टर्बिलेरिया से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं उसकी बॉडी में सबसे बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस है, फिर अंदर की तरफ जो लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मिस है और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में जो आप देख रहे हैं स्पेस और एपिडर्मिस के दरमियान में जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल जो है ये मीजोडर्म से जो है डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा इनमें 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं, एक डॉर्सल से वेंट्रल की साइड पर आते हैं, उन्हें डॉर्सो वेंट्रल मसल्स कहते हैं। फिर आप नीचे की तरफ रैप्टाइड देख रहे हैं जो कि रॉडनुमा स्ट्रक्चर है और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के इनमें मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो लंबाई के रुख होते हैं, सर्कुलर मसल जो गोल दायरवी शक्ल में होते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इनके ऑर्गन्स जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपको ओविडक्ट नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको यॉर्क ग्लैंड नज़र आ रहा है जो कि एग में यॉर्क प्रोड्यूस करता है। फिर आप देख रहे हैं नर्व कॉर्ड जो कि जिस्म में जो है वो गुजरती हैं। नर्व कॉर्ड 2 होती हैं, लंबाई के रुख गुजरती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड इन्हें कहते हैं। इसके अलावा एक थिक मोटी मेम्ब्रेन होती है जो कि इनकी बॉडी वॉल को प्रोटेक्शन देती है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा इनमें फ्लेम सेल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं जो कि प्रोटोनेफ्रीडिया का हिस्सा है, जो कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये जानदार जो है ये थोड़ा सा घिसट घिसट कर चलते हैं। ये जिस जगह पर चलते हैं ये उसमें म्यूकस सिक्रीट कर लेते हैं। इनकी इस मूवमेंट को ग्लाइडिंग कहते हैं। ये वैसे बॉटम डिवेलर्स है, यानी ये किसी भी चीज़ की पानी वगैरह के सरफेस पर नहीं रहते बल्कि गहराइयों में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें नीचे की तरफ एक साइड डॉर्सल है, दूसरी साइड वेंट्रल। वेंट्रल साइड की तरफ सीलिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सीलिया की मदद से धकेलने की कोशिश करते हैं अपने जिस्म को, और धकेलने के दौरान जब लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल इनके जिस्म में जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसके नतीजे में इनकी बॉडी जो है उसमें बल पैदा होता है जिसे अंडुलेशंस कहते हैं। तो ये बल भी पैदा करके घिसट घिसट कर दाएं बाएं का रुख इख्तियार करके मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं।
अगर हम इनकी डाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि इनमें जो है वो जो गट है वो मुकम्मल नहीं है, मुंह मुंह की एक ओपनिंग है, और इनका जो मुंह के साथ अगला हिस्सा पाया जाता है वो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स एक ट्यूब की तरह इनके मुंह से बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि एक इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पर काम करता है। इंजेस्टिव ऑर्गन का मतलब है ये वो ऑर्गन है जो कि खुराक पकड़ने में इनको मदद देता है, क्योंकि इनमें ना तो टेंटिकल्स है, ना तो ओरल आर्म है, ना कोई बाजूनुमा साख्त है जिसकी वजह से ये अपनी खुराक को पकड़ सकें। तो इनका जो माउथ है उससे बाहर आता है इंजेस्टिव ऑर्गन, इनका फेरिंग्स जो कि खुराक को पकड़ने में इनकी हेल्प आउट करता है। ज़्यादातर जो टर्बिलेरियंस हैं, जो कॉमन प्लानेरियंस ही हैं, जो कि छोटे छोटे जिंदा इनवर्टिब्रेट्स को पकड़ते हैं, उनको खाना पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को भी ईट अप करना पसंद करते हैं। इनके जिस्म में सेंसरी सेल्स जो हैं वो दो कोनों में पाए जाते हैं, जिन्हें ऑरिकल्स कहते हैं। ये सेंसरी सेल्स जो हैं कीमो रिसेप्टर्स हैं मेनली, जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। और खुराक का जो हज़म होने का तरीका है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स को नहीं लेकर जाया जाता, बल्कि सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स को जो इनकी छोटी सी ट्यूब है, गैस्ट्रोवास्कुलर ट्यूब, उसी के अंदर सिक्रीट करते हैं फूड पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से खुराक के हज़म होने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम आर एन एडवांसमेंट दैट रिजल्टेड इन मोर गैस्ट्रोडर्म इज क्लोजर टू द साइट्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे एवोल्यूशन का अमल गुजरता गया, गैस्ट्रोडर्म जो है वो गट के बहुत साथ होती चली गई। गट वो एरिया होता है, वो जगह होती है, वो ट्यूब होती है जिसके अंदर से खुराक ने गुजरना होता है। इनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो जा बजा ब्रांच्ड है और खासी बड़ी और पूरी इनकी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड हुई होती है। तो वो एक अहम जगह फराहम करती है जहाँ पर खुराक को हज़म भी किया जाता है, बल्कि उससे हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स को जज़ब भी किया जाता है। तो इस अमल को हम कहते हैं कि यहाँ पर अब्जॉर्प्शन भी हो रही है और डाइजेशन भी, दोनों भी अमल साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आई स्पॉट है, ये फोटो रिसेप्टर सेल है जो कि इसको देखने में मदद देते हैं। इसके सर के ऊपर तो तिकोना सा हिस्सा बना हुआ है, जो कोने निकले हुए उन्हें ऑरिकल कहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि ये कीमो रिसेप्टर सेल्स जो है वो रखते हैं। आई स्पॉट देखने में मदद देते हैं, कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। लंबी सारी डाइजेस्टिव ट्यूब है जिसने बॉडी के अंदर सारी जगह घेरी हुई है। फेरिंग्स जो है वो शीथ के अंदर प्रोटेक्टिव है और इसकी टिप पर मुंह है। मुंह जो है आप देख सकते हैं कि डायग्राम ए में उसने फेरिंग्स को बाहर की तरफ निकाला हुआ है ताकि वो खुराक पकड़ सके। ये डिफ्यूजन के अमल के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनके जिस्म में पैदा होती है उसको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है उसको ये हासिल कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ज़्यादातर ये अमोनिया की शक्ल में अपनी बॉडी वॉल के क्रॉस ही डिफ्यूज़ कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, जो कि गैशियस फॉर्म में जिस्म से खारिज होती रहती है, क्योंकि समंदर में पाई जाने वाली या पानी में पाई जाने वाली जो फॉर्म्स होती हैं उनमें जा बजा पानी जो है अवेलेबल होता है, जिसमें अमोनिया को डिज़ोल्व करना आसान होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। आप इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देख सकते हैं कि वो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क पर मुश्तमिल है, जो कि पूरे जिस्म में फैला हुआ है दाएं और बाएं तरफ, और ये बाहर की तरफ छोटी छोटी ओपनिंग से खुलता है, जिन्हें नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। हर जो नेफ्रीडियम प्रोटोनेफ्रीडियम है उसके टिप पर एक मखसूस सेल है जिसे फ्लेम सेल कहते हैं। वैसे ये सारे ट्यूब्यूल्स के अंदर खुलते हैं जिन्हें एक्सक्रीटरी ट्यूब कहते हैं। फ्लेम सेल को बड़ा करके आपको दाएं तरफ दिखाया गया है, जो कि एक लंबी सी ट्यूब पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है जिन्हें फिनेस्ट्रा बोलते हैं, फिनेस्ट्रेशंस भी इन्हें कहते हैं। यहाँ से अंदर आप देखते हैं कि सीलिया का एक गुच्छा है। जब ये गुच्छा बीटिंग कर रहा होता है तो ये मोमबत्ती के टिमटिमाते शोले के जैसा महसूस होता है, इसीलिए इस सेल का नाम फ्लेम सेल रखा गया है। इस फ्लेम सेल की खास बात यह कि इसका न्यूक्लियस मौजूद है, जो कि साइड की तरफ आप देख रहे हैं नीले रंग के गोल दायरे की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। जब सीलिया बीटिंग मूवमेंट करते हैं तो एक सक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई होती है, जिसकी वजह से फिनेस्ट्रा की मदद से जो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो सारा वेस्ट जिसे जिस्म से बाहर निकालना है, वो इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। जैसे जैसे ये इस ट्यूब के अंदर से गुजरता रहता है, जिसे हम ल्यूमिन कहते हैं, खाली जगह ट्यूब के अंदर मौजूद है, वहाँ इसको चेक कर लिया जाता है, इंपॉर्टेंट मिनरल साइंस को रोक लिया जाता है, और पूरा जो प्रोसेस है वो करके नेफ्रीडियोपोर जो कि जिस्म से बाहर खुलती है, वहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल दिया जाता है।